नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताएंगे महाराष्ट्र में वो मास्टर प्लान जो महायुति को जीत दिलाने वाला है और महाविकास अघाड़ी आखिर क्यों पीछे चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर अखिलेश का मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है, यानी सपा बीजेपी है। लेकिन अखिलेश ने इसके पहले ही राहुल गांधी कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है। कैसे लगाया, पूरे एक्स-रे रिपोर्ट आज आपके सामने रखेंगे और आखिर में बताएंगे पहाड़ पर कौन सी वो बड़ी साजिश की जा रही है जिसका खुलासा हो गया है। लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। और आज की हमारी सबसे पहली खबर, जीत का मास्टर प्लान एक बंद कमरे में बनाया गया है। लेकिन इस मास्टर प्लान में महाराष्ट्र जीत का वो कौन सा फॉर्मूला है, उसकी एक्स-रे रिपोर्ट आज हमने आपके लिए तैयार की है दर्शकों। और जैसे जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जा रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि अब जीत करीब है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकट बंटवारे की तैयारी। लेकिन उससे पहले कुछ सीटें ऐसी हैं दर्शकों जिन पर चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। महायुति में शामिल बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक 172 सीट पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं उसे लेकर आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई है। देख लीजिए, मीटिंग का एजेंडा था महाराष्ट्र का चुनाव और उधर क्या हो रहा है, महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 85 सीटों वाला फॉर्मूला ही तैयार किया है। उद्धव ठाकरे ने 65 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि आखिर कैसे इन दोनों में ये गणित चल रहा है, ये गणित कहता क्या है। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर महायुति में क्या चल रहा है। महायुति की रणनीति क्या है। 172 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं और अजित पवार ने 38 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महायुति की बची हुई 78 सीटों को लेकर अभी मंथन किया जा रहा है। अब बड़ी बात यह है दर्शकों कि आखिर कैसे ये तैयारी की जा रही है और अभी तक की तैयारी को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ क्या हो रहा है, अब जरा आपको यह भी मैं समझा देता हूं। इधर महाविकास अघाड़ी में 265 सीटों पर सहमति बन गई है दर्शकों और कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट 85 के फॉर्मूले पर तैयारी कर रहे हैं। यानी अभी 85 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, ये तय कर लिया इन लोगों ने। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, 10 सीट हैं जो अन्य सहयोगी दलों के लिए रिजर्व रखी गई है और एमवीए में 23 सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इसी फॉर्मूले की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जो बैठक हुई है अमित शाह के घर, उस बैठक में क्या हुआ है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। महाराष्ट्र में जीत का भगवा लहराने के लिए महायुति की टीम मैदान में उतर चुकी है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी समय से काफी लेट चल रही है। जहां एक तरफ महायुति के 172 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, तो एमवीए में सिर्फ अभी 85 सीटों वाला फॉर्मूला ही लागू किया। पहले तो सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर और हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा।
महायुति में बची हुई सीटों को लेकर अमित शाह के आवास पर सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी मंथन किया। अमित शाह की चाणक्य नीति का असर कई चुनावों में दिख चुका है, इसलिए महाराष्ट्र में महायुति के लिए कोई संकट नहीं दिख रहा। महायुति ने चुनाव के ऐलान से पहले भी एकता का संदेश दिया है, लेकिन अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो मतभेद दिखाई दिए वो सबके सामने आए थे। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के नेताओं को हर बात के लिए दिल्ली आलाकमान के पास जाना पड़ता है। अब जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत की मजबूती का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। तो देखा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं हरियाणा में जो हुआ था उसे कैसे महाराष्ट्र में करने की तैयारी की जा रही है। यह विनिंग स्ट्रेटेजी है। हरियाणा में बीजेपी ने विपक्ष के नैरेटिव को फेल कर दिया, संविधान आरक्षण का मुद्दा बनने ही नहीं दिया, और अब यह महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नैरेटिव के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है, महायुति आक्रामक हो गई है। हरियाणा में क्या हुआ था? कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाया, इसका फायदा भी मिला। अब महाराष्ट्र में एमवीए की खींचतान का फायदा उठाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में हर विधानसभा सीट की मैपिंग की गई थी, जीत वाली सीटों पर खास ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। अब महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तर्ज पर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई जा रही है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जैसे जैसे ये समीकरण बदलेंगे वैसे वैसे महाराष्ट्र में जीत सुनिश्चित होती जाएगी। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी को हरियाणा का किला फतह कराने के बाद अब संघ का महाराष्ट्र पर फोकस है। एनडीए को दोबारा सत्ता पर काबिज करने के लिए संघ माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर चुका है। लोकसभा में उम्मीदों से कम सीट मिलने के बाद बीजेपी ने फिर संघ का रुख किया। नतीजा ये रहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई। संघ ने महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ओबीसी की 353 उपजातियां, एससी की 59 उपजातियां, एसटी की 25 उपजातियों और 29 घुमंतु जातियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में धरती पुत्र आंदोलन चलाया था। संघ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की रणनीति को अमल में ला रही है। संघ मुंबई और कोंकण बेल्ट की सभी 5 जातियों को बीजेपी और शिंदे सेना से जोड़ने का प्रयास तेजी से कर रही है, तो माइक्रो लेवल पर संगठन को साधने में लगी हुई है। तो देखा आप, ये संघ की तैयारी चल रही है, लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों। संघ क्या काम कर रहा है बता रहा हूं आप। डोर टू डोर संपर्क के तहत काम किया जाए, इसकी तैयारी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर बनाए रखा जाए, ये कहा गया है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं, मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना की जाए, गलत हो सकता है। और विपक्ष के नैरेटिव को हावी ना होने दिया जाए, यह भी सलाह है। बूथ को मजबूत किया जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके, और यही तो तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पर मुसलमान विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं दर्शकों। और आरोप कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस के मुस्लिम नेता का आरोप है कि मुसलमान कांग्रेस को हर चुनाव में एक मुश्त वोट देता है, एक मुश्त वोट देता है मुसलमान कांग्रेस को। उसके बाद उन्हें किनारे कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। सोचिए आप दर्शक कि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। इसका एम फैक्टर आज हमने निकाला है आपके लिए, ये देखिए आप। महाराष्ट्र का एम फैक्टर क्या है? महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 1.30 करोड़। सोचिए आप, 9 जिलों में यह आबादी 15% से ज्यादा है, और 28 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बहुत अहम रोल भी है, जिसमें उत्तरी कोंकण है, खानदेश है, मराठवाड़ा है जहां मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिमी विदर्भ में भी मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, इसलिए
कांग्रेस तो चाहती है साधना, लेकिन उनके मुस्लिम उम्मीदवार अब आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे चुनौती भी दे रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा रोष है, कहीं से भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। विदर्भ के अंदर में पिछले लोकसभा के चुनाव में और उसके पहले जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में 99% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और उसके बाद में भी कांग्रेस ने बराबर जो न्याय देना चाहिए वो न्याय नहीं दिया है। कांग्रेस ने जो मुसलमानों का हक है वो हक नहीं दिया है। ये तो बात रही महाराष्ट्र की। अब बताते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अखिलेश और राहुल योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने राहुल को ही किनारे कर दिया है दर्शकों। और इसी से जुड़ी हुई है हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर योगी का मुकाबला करना चाहते थे अखिलेश, लेकिन पहले उन्होंने राहुल को ही किनारे कर दिया। यूपी उपचुनाव के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर इंडी, सबने अपने अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव की 9 सीटों के सारे समीकरण सेट कर चुके हैं, लेकिन इंडी में सब कुछ ठीक नहीं है। जिन उपचुनाव में जीत और हार को यूपी विधानसभा के रोड मैप की तरह देखा जा रहा है, 27 का रोड मैप, उसके लिए इंडी की गाड़ी डगमगा रही है दर्शकों। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में साफ कर दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। सोचिए, यानी कांग्रेस पार्टी किनारे, कांग्रेस को सीधे तौर पर अखिलेश ने साइडलाइन कर दिया है। यूपी उपचुनाव में जहां कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी, 5 सीट, वो हाथ साइकिल में इस तरह उलझकर छूट गया कि क्या कहें। छूटा नहीं है, ऐसा लगता है कि अखिलेश ने जबरदस्ती छुड़ाया है और राहुल गांधी को इसकी भनक तक नहीं लगी, समझ नहीं आया। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इंडी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तरह यहां भी झंडे गाड़ देंगे, प्रदर्शन करेंगे, योगी आदित्यनाथ की रणनीति को सीधी टक्कर देंगे, वो सभी दावे धराशायी हो गए। क्योंकि अब ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस इंडी नहीं, बल्कि अखिलेश वर्सेस राहुल की हो गई है। कैसे ये लड़ाई अखिलेश और राहुल की हो गई, वो इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं बात सीट की नहीं, जीत की है। बस इसी फॉर्मूले से तो उन्होंने कांग्रेस पर चरखा दाव चल दिया, ठीक अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह। सामने वाला समझ रहा था कि हमने बाजी मार ली, पर अखिलेश आखिरी समय में पूरी बाजी पलट देते हैं। अब तो कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। कांग्रेस चाहे अखिलेश की इस बात पर अपने होठ सिए रहे, लेकिन ये बात तो शुरुआत से ही साफ थी कि अखिलेश यूपी उपचुनाव में एकला चलो की राह पर आगे बढ़ने का प्लान बनाए हुए हैं। सीट बंटवारे की बातें जब छिड़ी हुई थी, तब भी अखिलेश ने बिना विचार विमर्श के ऐलान कर दिया कि सपा अपनी तरफ से 7 उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। लेकिन तब भी कांग्रेस ने चुनाव में 5 सीटों पर दावा किया था। इसलिए तो जब अखिलेश ने देर रात सभी 9 सीटों पर साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ने का पोस्ट किया, तो बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने इरादे पहले से ही जाहिर कर दिए थे, बस मोहर लगना बाकी थी। वो भी अखिलेश ने इस पोस्ट के जरिए बता दिया। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे को अखिलेश ही पूरा कर रहे हैं। दर्शकों, लेकिन अचानक अखिलेश यादव का ये पोस्ट आना और कांग्रेस का भी उनकी हां में हां मिलाना,
ये सबको पच नहीं रहा है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। क्योंकि जो 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी वो अचानक उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं हो रही है। सोचिए जरा, ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सिंबल ही उनका है। कांग्रेस के खाते में अब 0 है। दर्शकों, यहां यह भी पेच है क्योंकि सपा सभी 9 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, सिंबल भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव बता रहे हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि हरियाणा का बदला क्या अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ले लिया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अखिलेश ने यह बदला ले लिया है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि इसके लिए अखिलेश यादव ने ऐसा लगता है कि बाकायदा पूरी तैयारी की। और क्या तैयारी, आइए आपको दिखाता हूं। क्योंकि हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 2 सीट देना तय किया गया था, लेकिन हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार भी नहीं था और इंडी की मजबूती के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए थे कि दे देंगे, लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इस बात को लेकर तैयार ही नहीं थे। सपा के लिए कांग्रेस ने कोई भी सीट नहीं छोड़ी और अखिलेश को मुंह की खानी पड़ी। अब अखिलेश ने कांग्रेस को समर्थन जारी रखने की पोस्ट कर दी। अब आप सोचिए कि इधर अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को किनारे भी लगा रहे हैं, यानी एक तीर से वो 2 शिकार कर रहे हैं दर्शकों। और सारा खेल आपको पता है किसका है? सीटों का है, क्योंकि अखिलेश अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस यूपी में अपने मन मुताबिक 2 सीटें चाह रही थी। जम्मू में जब अखिलेश और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उस वक्त भी राहुल गांधी ने अखिलेश से फूलपुर और मीरापुर की सीट मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने पहले से ही इन दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हुए हैं। वो अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इधर कांग्रेस के लिए उन्होंने गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ दी। ऐसे में आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी कि अगर अखिलेश नहीं माने तो कांग्रेस यूपी उपचुनाव में अपनी दावेदारी वापस ले लेगी, क्योंकि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कमजोर है और हारी हुई सीट पर वो दाव नहीं लगाना चाहती। अब आप गाजियाबाद और खैर दोनों सीट को ले लीजिए, ये ऐसी हैं जिन पर बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज करती हुई आ रही है। ये पूरी तैयारी है। लेकिन एक और बात है, कहा तो अब यह भी जा रहा है कि अखिलेश इन दोनों सीटों पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो कांग्रेस का यूपी उपचुनाव से अपने पैर को खींचना एक रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो हार को भांपते हुए दोनों ही अब टोपी ट्रांसफर वाला गेम खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए तो इसे कांग्रेस का एक फेस सेविंग फॉर्मूला माना जा रहा है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव भी ना लड़े और अपनी महत्ता भी बनाए रखें। कांग्रेस को यह भी पता था कि गाजियाबाद सदर और खैर सीट उसके लिए सबसे मुश्किल सीट थी, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों के लिए कांग्रेस के लिए रख दी थी, छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर दोनों सीट चुनाव मैदान में हम उतरते हैं, लड़ते हैं, तो इससे बेहतर है कि सपा के लिए ही छोड़ दो, क्योंकि हम तो वहां पर लगभग हार ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सच्चाई भांप गए थे, इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ है। और इस पर भूपेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अब कांग्रेस ने बिल्कुल समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने कर दिया और कांग्रेस को अपना सिंबल और अपना कार्यालय सब समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। तो ये गठबंधन कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। इनके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई संभावना बची नहीं। अब दर्शकों, सच्चाई यही है, इंडी गठबंधन चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसमें फूट वक्त पर सामने आ ही जाती है। इंडी अंदरूनी कलह ही समेटता रह जाता है और उधर गेम हो जाता है, जैसा इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अकेले ही वो सारे समीकरण सेट कर चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ इन उपचुनावों में होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो तमाम गुणा गणित कर रहे हैं
और एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जिसने 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये देख रहे हैं आप लिस्ट, एकाएक ये लिस्ट आती है और देखिए आप कौन कौन सी सीट है। आपकी अगर सीट है तो लिख लीजिए, क्योंकि गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मैदान में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको कुंदरकी से बता दें जहां ठाकुर साहब मैदान में आ गए, और एक एक करके सुरेंद्र दिलेर मैदान में है, करहल से अनुजेश यादव मैदान में है, और एक एक करके ये तस्वीर जो सामने आ रही है यही सबकी निगाहें अब बटोर रही हैं, क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो सीट कौन सी है ये भी जान लीजिए। वो सीट है दर्शकों करहल, क्योंकि 2 वजह हैं इसकी। पहली तो ये कि ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है, और दूसरी वजह यह कि बीजेपी ने करहल सीट से अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। अनुजेश यादव को। अब आप सोचिए दर्शकों कि करहल में यह लड़ाई बड़ी दिलचस्प बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अनुजेश सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, जिसका सीधा सा मतलब क्या कि बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे अनुजेश यादव का मुकाबला सीधे सैफई परिवार से होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पौत्र हैं, और यही वजह है दर्शकों कि अनुजेश यादव की टिकट की घोषणा के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि इस सीट पर कौन जीतेगा, किसका खेल अच्छे से खेला जाएगा, और यही अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। इसलिए यह सीट चर्चा में आ गई है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे खबरों में, और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पहाड़ पर अवैध खेल चल रहा है, अवैध मस्जिद का खेल, लेकिन ये और आगे बढ़ गया है, और पहाड़ से आई ये खबर आपको दिखाना आज बहुत जरूरी थी। उसका पूरा एक्सरे किया है हमने, क्योंकि हिमाचल के शिमला में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद का मसला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ था कि अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद का शोर सुनाई देने लगा है। यह आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यह हिमाचल की तस्वीर है, लेकिन अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अवैध निर्माण का खेल सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, संजौली में भी, जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का काम बीच अधर में लटका हुआ है, तो उधर उत्तराखंड में एक नया खेल शुरू हो गया है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। दर्शकों तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, ये जो तस्वीर है, ये मस्जिद का काम जो तोड़ना था उसे किया जा रहा था, लेकिन अब उसे बीच में ही रोक दिया गया है। और बड़ी बात यही है कि अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहुत कुछ कहती है, क्योंकि पहाड़ में ये कौन लोग हैं जो एकाएक आ गए और इस तरह से अवैध खेल को रच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं पहाड़ पर ये खेल कैसे चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जहां सोलन में मजार पर घमासान चल रहा है, दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, और ये बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक एक करके अलग अलग तरह से विवाद को खड़ा किया जा रहा है। उत्तरकाशी में क्या हुआ, संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल महा रैली निकाल रहा था, उसकी तस्वीर आप देखिए। यह रैली जिला मुख्यालय के पास मौजूद मस्जिद को हटाने को लेकर निकाली जा रही थी। दर्शकों आप इसकी तस्वीर देखिए जरा, एक एक करके वहां पर स्थिति ऐसी हो गई। आरोप है कि तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दिखाइए जरा वहां पर क्या हो रहा है, पत्थरबाजी होती है, और वहां देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। लेकिन पत्थरों की बरसात होती है, एकाएक पत्थर बरसने लगते हैं। ऐसे में रैली में शामिल कई लोगों को चोट आई है। दर्शक हालात बिगड़ गए थे, तो पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ये एकाएक पत्थरबाजी कैसे होने लगती है, कहां से होने लगती है। लेकिन उत्तरकाशी में आखिर हुआ क्या हुआ है उत्तरकाशी में,
आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, उत्तरकाशी में पथराव की घटना सामने आई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन हो रहा था। मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन हंगामा कर रहे थे। हिंदू संगठन के मुताबिक मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है और मस्जिद को हटाने के लिए हिंदू संगठन ने महारैली निकाली। संयुक्त धर्म रक्षक दल ये रैली निकाल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हंगामा हो जाता है। व्यापारियों ने बाजार बंद का समर्थन भी किया था, लेकिन बीच में ही पुलिस ने रैली को बैरिकेडिंग कर रोक दिया और उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि पथराव होने लगता है, इसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।